हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल सी इन दिस क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। ये हैं हेनरी फ्योल। इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट की फील्ड में। इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं वेरियस सिचुएशंस में उनको क्या कुछ करना चाहिए। इन 14 प्रिंसिपल्स का यूज करके मैनेजर किसी भी सिचुएशन में डिसीजंस ले सकता है, एक्शंस ले सकता है। ये 14 प्रिंसिपल्स आपके मैनेजर्स को गाइडेंस देते हैं, उनको बताते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको रोड मैप देते हैं। बिकॉज जब आप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करोगे, किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो उस सिचुएशंस में ये 14 प्रिंसिपल्स आपको गाइड करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। नॉट फॉर एग्जाम्स ओनली बट इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ भी ये काम आते हैं। तो इन 14 प्रिंसिपल्स को करने से आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। सो दैट्स वाई आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। एग्जाम में भी आने के पूरे चांस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और प्लस रियल लाइफ में भी ये काम आते हैं। रियल लाइफ में भी आप इनका यूज कर सकते हो। तो आओ लेट्स सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कौन थे हेनरी फ्योल, उनका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हिम। तो आओ देखते हैं। हेनरी फ्योल वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो फ्रेंच के एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनका जन्म हुआ था बोर्न ऑन 29 जुलाई 1841 इस्तांबुल, टर्की। ही रोट ए फेमस बुक। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हेनरी फ्योल्स क्लासिक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इस बुक का नाम आपसे पूछ सकते हैं। ये बुक काफ़ी फेमस थी। मिस्टर हेनरी फ्योल ने ये बुक लिखी थी। इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था हेनरी फ्योल्स क्लासिक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। हेनरी फ्योल को मैनेजमेंट के फादर के नेम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हेनरी फ्योल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके अलावा उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे हेनरी फ्योल की फेमस बुक का नाम क्या है तो आप बोलोगे हेनरी फ्योल्स क्लासिक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। प्लस उनको बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हिम। आओ देखते हैं। ये सारे हैं 14 प्रिंसिपल्स जो दिए थे मिस्टर हेनरी फ्योल ने। इन 14 प्रिंसिपल्स को याद करने का एक ट्रिक है अपने पास। एक कोड वर्ड है डैड, UCUSSROIC। इसका मतलब क्या हुआ? आप एज्यूम करो एक बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है डैड UCUSSR, डैड क्या आपने USSR देखा हुआ है? और उसके पापा उसको रिप्लाई कर रहे हैं OIC, हाँ मैंने देखा है। डैड UCUSSROIC। तो इन 14 टर्म से, 14 निमोनिक से आप इन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से लर्न कर सकते हो। आओ हम इसे याद करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है डी। डी का मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है अपने पास ए का मतलब हुआ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड टर्म है अपने पास डी, इससे बना डिसिप्लिन। तो थर्ड प्रिंसिपल हो गया अपना डिसिप्लिन। नेक्स्ट टर्म है यू का मतलब हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ है अपने पास सी का मतलब हुआ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिफ्थ अपना प्रिंसिपल हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म है यू एंड दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल हो गया जिसका नाम हुआ यूनिटी ऑफ कमांड। सेवंथ टर्म है एस और एस से बना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो अपना सेवंथ प्रिंसिपल क्या हुआ? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एट्थ टर्म है एस का मतलब स्केलर चैन। तो अपना एट्थ प्रिंसिपल हो गया क्या? स्केलर चैन। नाइन्थ टर्म है आर का मतलब हुआ रेम्यूनरेशन। तो नाइन्थ प्रिंसिपल हो गया अपना रेम्यूनरेशन। 10th टर्म है ओ से बन गया अपना क्या? ऑर्डर्स। तो 10th प्रिंसिपल हो गया अपना ऑर्डर्स। नेक्स्ट टर्म है आई से क्या बन गया?
इनिशिएटिव। तो आपका 11th प्रिंसिपल बना इनिशिएटिव। नेक्स्ट टर्म है एस, और एस से बन गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो आपका 12th प्रिंसिपल बन गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट टर्म है ई, और ई से बन गया स्पिरिट डी कॉप्स। और लास्ट आपकी 14th टर्म है ई, और ई से बना इक्विटी। तो आपका लास्ट प्रिंसिपल हो गया इक्विटी। इस कोड को यूज करके आपने 14 प्रिंसिपल्स के जो नेम है अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो आई थिंक आपको इस निमोनिक का बेनिफिट होगा और आप इन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से लर्न कर लोगे। तो आओ वन बाय वन करते हैं 14 प्रिंसिपल्स। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। इसका मतलब जितना भी काम है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वन पर्सन इज टू असाइन ओनली वन यूनिट ऑफ वर्क। एक बंदे को एक ही काम सौंपो मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। जो काम उसको आता है, जो स्किल्स उसके अंदर है, जो क्वालिफिकेशन उसकी है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग काम सौंपना है, असाइन करना है। अगर मान लो किसी इंप्लॉय को फाइनेंस की नॉलेज है तो आप उसको फाइनेंस का काम दो। अगर किसी इंप्लॉय को अकाउंट्स का काम आता है तो उसको अकाउंट्स का काम दो, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए, बिकॉज उसको वो काम आता है, उसके अंदर वो स्किल है, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है। इससे क्या होगा, अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे और हर एक इंप्लॉय को, वर्कर को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दे दोगे, तो उससे क्या होगा, वो रोज सेम काम करेगा और रोज एक ही काम करके वो बंदा स्पेशलिस्ट बन जाएगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी का फायदा होगा, कंपनी के गोल्स टाइमली अचीव होंगे एंड विद इन कॉस्ट अचीव होंगे। तो फर्स्ट अपना प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये बोलता है टोटल काम को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को एक पार्ट असाइन कर दो मैचिंग टू हिज स्किल्स। जैसी उसमें स्किल्स है, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है, इससे क्या होगा, वो काम रोज करेगा, रोज कर करके वो बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा और प्लस उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने इस प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया, अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, लैक ऑफ एफिशिएंसी, काम करने की स्पीड कम रहेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हो सकता है सेम काम कई सारे इंप्लॉयज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। नो स्पेशलाइजेशन, कोई भी बंदा स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रोज डिफरेंट काम दे रहे हो। अगर एक बंदा रोज सेम काम करेगा तो सेम काम कर करके वो बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप उसको सेम काम नहीं दोगे, रोज डिफरेंट काम दोगे, तो उसके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन क्रिएट नहीं होगा। डिले इन अचीवमेंट ऑफ गोल, जो कंपनी के गोल्स हैं वो भी टाइमली अचीव नहीं होंगे। तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। मेरे पास पावर है कोई भी काम करवाने की, कोई भी डिसीजन लेने की, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। और बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो इसका मतलब होता है बर्डन, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन। आपको कोई ना कोई काम परफॉर्म करना है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो काम आपको दिया गया है उस काम को टाइम पे पूरा करना है, ये आपका ऑब्लिगेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोल रहा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना तो ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक्सेस में अथॉरिटी होगी, इससे क्या होगा, इससे मिसयूज होगा अथॉरिटी का, पावर का गलत इस्तेमाल होगा। एंड अगर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उससे क्या होगा, उससे काम का ओवरबर्डन होगा। आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो वर्कर है, वो ओवरबर्डन फील करेगा, वो ढंग से अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सेकंड प्रिंसिपल बोलता है देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने किसी बंदे को पावर दी है ना, तो उसको उसके बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और अगर आपने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको उसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दो, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजमेंट टू मीट द
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल बोलता है अगर आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस रखा तो उससे क्या होगा, आपके जो भी टास्क हैं वो टाइमली कंप्लीट होंगे और साथ में किसी भी पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। अगर आपने इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया, अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। इट मींस पावर का मिसयूज होगा, गलत तरीके से अपने काम करवाने के लिए अथॉरिटी का यूज किया जाएगा, पावर का यूज किया जाएगा। ओवरबर्डन ड्यू टू एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो उस केस में आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर्स ओवरबर्डन महसूस करेंगे। एंड लास्ट, डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, काम भी बहुत स्लो होगा, वर्क में डिले आएगा बिकॉज आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। अगर किसी इंप्लॉय को आपने कोई टास्क दे दिया लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी ना दी तो उस केस में बंदा काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन उस काम को करवाने के लिए, करने के लिए प्रॉपर पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा, डिले इन वर्क होगा बिकॉज उसके पास लेस अथॉरिटी होगी। तो अपना सेकंड प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हम सब जानते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। जो भी हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे फॉलो करना इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपकी संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको मानना इज कॉल्ड डिसिप्लिन। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, डिसिप्लिन होना ही चाहिए। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, इट मींस जो बॉस है, जो मैनेजर है, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, बोथ हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज दोनों कंपनी के मेंबर्स हैं। अगर सभी सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तभी हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस में पुट पेनल्टीज ऑन एम्प्लॉइज व्हेन दे डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन। ऐसा होता है अगर हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कर्स डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टीज भी पुट की जाती हैं, पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। तो ये थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपने इस प्रिंसिपल को अवॉइड किया, अगर आपने इन प्रिंसिपल्स की बात ना मानी तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिले इन वर्क ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपकी संस्था में, अगर आपकी कंपनी में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका जो काम है उसमें डिले आएगा ही आएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपकी संस्था में, अगर आपकी कंपनी में डिसिप्लिन है ही नहीं तो पक्की बात है आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपकी संस्था में क्योज एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कंपनी में क्योज एंड कंफ्यूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अपना थर्ड प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता एंड यूनिटी का मतलब होता है एकता। इसका मतलब हुआ कंपनी में जितने भी लोग हैं, कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उन सब की डायरेक्शंस होनी चाहिए कंपनी के गोल्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि कंपनी में जितने भी लोग हैं उन सबको एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मींस वन प्लान। एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑल द मेंबर्स, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। उन सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसीलिए बोला गया है वन यूनिट मींस वन प्लान। एक संस्था का, एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आप सबकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अपनी संस्था में अप्लाई कर लिया तो इससे क्या होगा, इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। इससे आपस में तालमेल इंक्रीज होगा,
आप सब जानते हो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमने बड़े अच्छे से चैप्टर 1 में किया था। ईच डिपार्टमेंट हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान ओनली। कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक यूनिट का एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। तभी हम सब मिलकर क्या करेंगे, अपनी कंपनी के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैं, कंपनी के जो गोल्स हैं, उसको अचीव कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे क्या होगा, अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अडॉप्ट कर लिया तो उससे क्या होगा, आपकी संस्था में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, तालमेल इंक्रीज होगा। अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को ना माना तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव्ड। क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उससे क्या होगा, आपकी संस्था का जो गोल है वो टाइमली अचीव नहीं होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी, तालमेल में कमी आएगी। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, सभी बंदे अलग अलग काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे उनके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे और कंपनी के रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। तो अपना फोर्थ प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी की टोटल पावर किसी एक इंसान के पास होना या फ्यू हैंड्स में होना, लिमिटेड लोगों के पास होना, या आप बोल सकते हो सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास होना इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ इनसे पूछ के होगा, कोई भी काम करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है ना, तो इनसे पूछ के होगा क्योंकि सारी पावर इनके पास है। जो टॉप में बैठे हैं, कुछ एक लोग हैं जो टॉप में बैठे हैं, सारी पावर उनके पास है, सब कुछ उनसे पूछ के करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रलाइजेशन। और अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, हर एक लेवल पर आपने बराबर बराबर क्या कर दिया, पावर को बांट दिया, अथॉरिटी को बांट दिया, अपने लेवल का डिसीजन आप खुद लो, इसे बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे कोई भी बंदा बीच में नहीं है, यहां पे सारी पावर इवनली बराबर बराबर आपने बांट दी हर एक लेवल में। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। मैंने बताया था आपको, सारी पावर कुछ बंदों के पास है जो टॉप में बैठे हैं, सब कुछ इनसे पूछ के होगा। कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी वो काम आप कर पाओगे। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पावर को इवनली बराबर बराबर बांट दिया, तो इससे क्या होगा, हर एक डिसीजन के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने लेवल के जो मैनेजर्स हैं, अपने अपने लेवल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कशन करके आप अपना काम कर सकते हो। एक कंपनी शुड नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। एक कंपनी को ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना तो सारी पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए, और ना ही सारी पावर बांटनी चाहिए। शुड नॉट बी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट संस्था कंपनी वो होती है जहां पर कॉम्बिनेशन पाया जाता है, क्या, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। कुछ पावर अपने हाथ में रखो और कुछ पावर को आप बांट दो। दिस लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे क्या होगा, आप अपनी संस्था के गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे। एंड वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स रिड्यूस्ड। अगर आप पावर को बांट दोगे तो उससे क्या होगा, वर्कलोड जो है मैनेजर्स का वो डिक्रीज होगा, कम होगा। अगर आपने इस प्रिंसिपल की बात ना मानी, अगर आपने इस प्रिंसिपल को अवॉइड किया, तब उस केस में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर आपकी संस्था, अगर आपकी कंपनी पूरी की पूरी सेंट्रलाइज्ड है तो उससे क्या होगा, तो आप छोटे से छोटे काम के लिए पूछने जाओगे तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली अचीव नहीं होंगे, काम में डिले आएगा। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने अपनी कंपनी को कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर लिया, सारी पावर बांट दी, तो उससे क्या होगा, पावर का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी पावर बांट दी। कोई भी पावर आपके पास नहीं है, तो जिसके पास पावर है
वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो अपना फिफ्थ प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सिक्स्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एज पर यूनिटी ऑफ कमांड, एज पर दिस प्रिंसिपल, एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से, एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको मल्टीपल मैनेजर्स ऑर्डर देंगे, तो डिफरेंट मैनेजर्स ऑर्डर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वो एम्प्लॉय वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा किसका काम पहले करना चाहिए। अगर मान लो किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को 5 मैनेजर्स ने ऑर्डर दे दिया, तब उस केस में वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, कौन से मैनेजर की बात मानूं और कौन से मैनेजर की बात ना मानूं, किसका काम पहले करूं और किसका काम बाद में करूं। तो इससे आपका एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता है एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे, एक ही मैनेजर ऑर्डर दे, इससे क्या होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा और कंपनी के गोल्स टाइमली अचीव हो जाएंगे। एज पर दिस प्रिंसिपल, ए सबऑर्डिनेट मस्ट हैव रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। इसका मतलब क्या हुआ, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस या एक ही मैनेजर ऑर्डर देगा। इट मींस सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर। जो एम्प्लॉय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा, उसी से ऑर्डर लेगा और उसी को बता देगा मैंने काम कर दिया या काम चल रहा है। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर उसको कई सारे बॉस, कई सारे मैनेजर्स ऑर्डर देंगे, देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड। इससे वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा एंड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। किसका काम पहले करूं, किसका ऑर्डर पहले परफॉर्म करूं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर्स टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, नो ईगो क्लैशेस एंड नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर आपने इस प्रिंसिपल को यूज किया तो क्या होगा, तो उससे इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, काम टाइमली कंप्लीट होगा, प्लस किसी भी बॉस का, किसी भी मैनेजर का ईगो क्लैश नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अगर आपने इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया, अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट किया तो क्या होगा, वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। आपका एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर, आपके जो बॉस हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, उनका ईगो क्लैश हो जाएगा। क्यों, मान लो किसी एम्प्लॉय को 5 मैनेजर्स ने ऑर्डर दिया, उन 5 में से 3 का काम तो एम्प्लॉय ने कर दिया लेकिन 2 का काम नहीं किया, तो उस केस में उनका ईगो क्लैश हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा हमारे ऑर्डर की वैल्यू नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपस में ईगो क्लैश होने के चांस रहेंगे अगर आपने इस प्रिंसिपल को ना माना तो। सबऑर्डिनेट विल गिव एक्सक्यूजेज, आपका जो एम्प्लॉय है वो एक्सक्यूज देगा, वो जान के बहाने लगाएगा, मुझे मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं काम किसका करूं, मैं काम करूं या ना करूं, वो जानबूझकर एक्सक्यूजेस देगा। नो डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी में डिसिप्लिन का माहौल खत्म हो जाएगा, कंपनी में डिसिप्लिन का एनवायरमेंट रहेगा ही नहीं। तो अपना सिक्स्थ प्रिंसिपल हो गया, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। सेवंथ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। आपकी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होते हैं, प्लस कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है, कंपनी के जो गोल्स होते हैं उसे बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। तो हर एक बंदे को क्या करना चाहिए, हर एक बंदे को अपने इंटरेस्ट को छोड़ के कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, कंपनी के भले के लिए काम करना चाहिए, अपना 100% कंपनी को ग्रो करने में, कंपनी के गोल्स को अचीव करने में देना चाहिए। इसे बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर करके कहां ले जाओ, कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंडिविजुअल गोल इज टू बी सैक्रिफाइस्ड। अपने गोल्स को भूल जाओ, अपने फायदे को भूल जाओ, उसको आप सैक्रिफाइस कर दो, किसके लिए, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंपनी के गोल के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने इंडिविजुअल गोल को आप साइड कर दो, उसको मत देखो। अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। गोल ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर एक एम्प्लॉय का, हर एक वर्कर का जो इंटरेस्ट है, उसका जो गोल है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने गोल्स को भूल जाओ, अपने इंटरेस्ट को भूल जाओ, आपका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक ही गोल होना चाहिए, एंड दैट इज
achievement of organizational goal. Managers must take all the decisions in the organization by giving priority to organizational interest. Managers जो भी decisions लेंगे वो सब कंपनी के ग्रोथ के लिए होने चाहिए, कंपनी के फेवर में होने चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट के होने चाहिए, एंड नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट, ना कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए. दिस ऑल्सो इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन. इससे क्या होगा? तालमेल इंक्रीज होगा, तालमेल इंप्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो भी इंडिविजुअल के गोल्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा. अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली इंप्लॉइज का ग्रोथ तो होगा ही होगा. तो इसीलिए बोला जाता है सबऑर्डिनेशन. इट मींस ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अगर आपने इस प्रिंसिपल को ना माना तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कंपनी के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है, कंपनी के बारे में सोच नहीं रहा. इवन एम्प्लॉइज विल सफर इन लॉन्ग रन. हो सकता है आज आप अपना फायदा कर लो, लेकिन फ्यूचर की बात करूं, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो अल्टीमेटली नुकसान आपको ही होगा, आपकी जॉब का रिस्क रहेगा, आपकी जॉब की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी. तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने इंटरेस्ट के बारे में. और कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कंपनी के गोल्स को टाइमली एंड विद इन कॉस्ट अचीव करना चाहिए. तो ये हो गया अपना 7th प्रिंसिपल, एंड दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो आई थिंक आपको 7 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. हमने काफी डिटेल में किया, काफी अच्छे से कर लिया. आप इसको लर्न करो, आप इसको रिवाइज करो. रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग. अच्छे नंबर आने वाले हैं.